एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस वेदास। आज से हम लोग फोर्थ सेमेस्टर का कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। तो हम लोग का कोर्स टाइटल क्या है? हम लोग का कोर्स टाइटल है मॉडर्न फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और कोर्स कोड क्या है? तो वो है आपका PHY 203। इस कोर्स टाइटल में बेसिकली आपके दो अलग अलग टॉपिक्स हैं। पहला आपका है मॉडर्न फिजिक्स, दूसरा है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स। दोनों अलग हैं, तो इसलिए इस कोर्स टाइटल में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स जो टॉपिक है इसको हम लोग कवर करेंगे। ओके, तो इस इलेक्ट्रॉनिक्स टॉपिक का जो फर्स्ट यूनिट है वो है आपका ट्रांजिस्टर बायसिंग। और इस ट्रांजिस्टर बायसिंग के लिए जो मैंने पहला लेक्चर सेलेक्ट किया है वो सेलेक्ट किया है बेसिक्स का, कि आपको जो भी बेसिक टर्म्स इस टॉपिक को कवर करने में आएंगे उन सबको हम एक बार आपको बता दें। तो मैंने सबसे पहले क्या सेलेक्ट किया है? मैंने सेलेक्ट किया है बेसिक्स ऑफ द ट्रांजिस्टर बायसिंग। तो जब भी हम ट्रांजिस्टर बायसिंग पढ़ेंगे, आगे के जो भी टॉपिक्स कवर करेंगे, तो कुछ टर्म्स बार बार आएंगे, तो बेटर होगा कि आपको पहले ही उसे काफ़ी अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर दें ताकि आपको उन टॉपिक्स को समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो पहला जो वर्ड आएगा आपके सामने अक्सर वो होगा एम्प्लीफिकेशन। ओके, तो एम्प्लीफिकेशन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल। कहने का मतलब यह है कि कोई भी सिग्नल अगर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से पास होती है, ठीक है, और पास होने के बाद आउटपुट पे उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग एम्प्लीफिकेशन कहते हैं और उस सर्किट को हम लोग एम्पलीफायर कहते हैं। जैसे सपोज करिए हमने एक इनपुट सिग्नल लिया है जो कि हमारा कुछ सिनुसॉइडल सिग्नल है। ओके, इसको क्या किया हम लोगों ने एक सर्किट से या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से इसको क्या कर रहे हैं हम लोग? पास कर रहे हैं। ये इसका इनपुट है, ये जो है आपका ये इनपुट है। और आउटपुट पे जो हमको मिल रहा है वो इस सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो रहा है? बढ़ जा रहा है। कुछ ऐसा हमें सिग्नल मिल रहा है। तो अब देखिए, ये जो प्रोसेस है इनपुट सिग्नल के एम्पलीट्यूड का जो इंक्रीमेंट हो रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एम्प्लीफिकेशन। और इस सर्किट को, इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे एम्पलीफायर। ओके, अब ये जो इनपुट सिग्नल है वो वोल्टेज सिग्नल भी हो सकती है। क्या हो सकती है? वोल्टेज सिग्नल भी हो सकती है, करंट सिग्नल भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर वोल्टेज सिग्नल है तो उसके एम्पलीट्यूड में आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, करंट सिग्नल है तो उसके एम्पलीट्यूड में भी आपको इंप्रूवमेंट या इंक्रीमेंट मिलेगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका एम्पलीफिकेशन और एम्पलीफायर के बारे में। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है जो कि आपका क्या है? ट्रांजिस्टर बायसिंग। तो बायसिंग का ऑलरेडी हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया है कि ट्रांजिस्टर को 3 कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग बायस करते थे। फिर उसमें जो कॉन्फ़िगरेशन है फिर अगेन उसको किस तरीके से बायस करते थे, तो काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है हम लोगों ने सेकंड सेमेस्टर में। आप जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं अगर आपको और डिटेल में चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं बस बेसिक कवर कर रहा हूँ। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बायसिंग। तो बायसिंग क्या होता है? बायसिंग इज़ एडिंग द एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई across the transistor terminals which control or maintain the flow of current थ्रू द ट्रांजिस्टर्स। ओके, ये तो हो गया आपके बायसिंग की डेफिनेशन। अब बिकॉज ऑफ द बायसिंग द ट्रांजिस्टर कैन ऑपरेट इन द 3 रीजन ऑफ ऑपरेशन। कौन कौन से रीजन ऑफ ऑपरेशन होते हैं? तो वो होते हैं कट ऑफ रीजन, एक्टिव रीजन और सेचुरेशन रीजन। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका बायसिंग कि ट्रांजिस्टर की बायसिंग क्या होती है। अब जो नेक्स्ट टर्म है वो है आपका ट्रांजिस्टर्स। तो देखिए, ट्रांजिस्टर का काफ़ी डिटेल में मैंने बताया था कि ट्रांजिस्टर ऑलरेडी 2 वर्ड से मिलके बना है, ट्रांसफर और रेसिस्टर। और फिर मैंने बताया था कि ट्रांसफर और रेसिस्टर में ट्रांस वर्ड जो है वो आपका शुरू के ट्रांस से है और ISTOR वो यहाँ से लिया गया, रेसिस्टर से लिया गया है। और फिर मैंने ये भी बताया था कि ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टर क्या इसका मीनिंग होता है। लेकिन यहाँ पे हम बहुत बेसिक कवर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम आगे थोड़ा सा ट्रांजिस्टर के बारे में जान लें। तो हमको ये पता है ये क्या होता है? 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। कौन कौन से टर्मिनल होते हैं? तो एक होता है आपका इमीटर, दूसरा होता है आपका बेस और तीसरा होता है आपका कलेक्टर। ओके, ये तो हो गया ट्रांजिस्टर के बारे में कि ट्रांजिस्टर का नाम क्या है? वो ट्रांसफर और रेसिस्टर वर्ड से मिलके बना हुआ है।
ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल होते हैं? 3 टर्मिनल होते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर के टाइप की। तो हमें पता है ट्रांजिस्टर के 2 टाइप्स होते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं ट्रांजिस्टर। कौन-कौन से होते हैं? पहला आपका होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर और दूसरा जो होता है आपका वो होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। अब एनपीएन ट्रांजिस्टर में फिर क्या होता है? अगर हम एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करें तो इसमें इमीटर एंड कलेक्टर वो किससे मिलके बने होते हैं? वो बने होते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर से। और बेस जो होता है वो बना होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर से। पी टाइप सेमीकंडक्टर से। पीएनपी ट्रांजिस्टर के केस में आपका इमीटर एंड कलेक्टर ये किससे बना होता है? ये बना होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर से। और जो बेस होता है ये बना होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर से। अब इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए। तो ये जो जिस केस में आपका एरो इनवर्ड होता है उस ट्रांजिस्टर को हम लोग क्या कहते थे? पीएनपी ट्रांजिस्टर कहते हैं। ये इसका सिंबॉलिक है पीएनपी का। और एनपीएन के केस में क्या होता है? आपका जो एरो होता है वो आउटवर्ड्स होता है। इस ट्रांजिस्टर को हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर कहें। ये आपका सिंबल्स हैं। पीएनपी ट्रांजिस्टर के ये सिंबल है और ये एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल है। अब हम बात करेंगे कि जो मैंने ट्रांजिस्टर बता दिया, ट्रांजिस्टर के टाइप बता दिया, उसमें 2 टाइप बताया, पी टाइप पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब हम वहां से एनपीएन ट्रांजिस्टर को बस ले लेते हैं, उसी के एग्जांपल को हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो एनपीएन जो ट्रांजिस्टर होता है इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, मतलब उसको कितने तरीके से आप कितने कॉन्फ़िगरेशन में आप उसको बायस कर सकते हैं, वो बेसिकली 3 कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। कौन-कौन सा? पहला है आपका कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा जो है आपका कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन और तीसरा जो है आपका वो है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस के केस में जो कि आपका फिगर 1 है, उस केस में जो आपका बेस होता है, बेस जो होता है वो क्या होता है? कॉमन होता है। किसके बीच में? इमीटर एंड कलेक्टर के बेस में। सिमिलरली कॉमन इमीटर के केस में आपका इमीटर कॉमन होता है किसके बीच में? कलेक्टर और बेस के केस में। और ठीक उसी तरीके से कॉमन कलेक्टर का अगर हम सर्किट देखें तो उस केस में ये माफ करिएगा, ये आपका थोड़ा सा टाइपो हो गया है। ये आपका कलेक्टर है तो यहाँ पे कोई एरो नहीं होगा। एरो कहाँ होगा? वो यहाँ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? आपका ये कलेक्टर है। कलेक्टर किसके बीच में कॉमन है? इमीटर एंड बेस के बीच में। अब यहाँ पे जो भी आपके ट्रांजिस्टर बायसिंग में आगे टॉपिक्स हैं वो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए हैं। कौन से कॉन्फ़िगरेशन के लिए? कॉमन इमीटर के लिए। ये जो फिगर 2 है ये आपका कॉमन इमीटर की सर्किट है। इसी कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको आगे सारे ट्रांजिस्टर जो बायसिंग के तरीके हैं वो पढ़ने हैं। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक्स इस लेक्चर में वो है आपका लोड लाइन। तो हम लोगों ने लोड लाइन के बारे में काफी कुछ पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसको कहीं कहीं हम लोग डीसी लोड लाइन के नाम से भी जानते हैं। डीसी लोड लाइन भी हम लोग कहते हैं। और अगर आपको कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का जो लेक्चर सीरीज है उसमें आपने देखा होगा तो उसमें बहुत डिटेल में मैंने इस लोड लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं, कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, हम इस इन सब के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किए हैं। हमने ये भी आपको बताया कि लोड लाइन हम कहाँ सेलेक्ट करते हैं और क्यों सेलेक्ट करते हैं। तो आइए इस फिगर को हम लोग ध्यान से देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे हम बेसिक्स को टच कर लेते। तो जो ये आपका आउटपुट है ये क्या है आपका? ये है आपका आईसी और आपका इनपुट है VCE। ठीक है, अब ये जो करंट होता है वो क्या होता है? ये IB होते हैं, ये सब IB हैं। अभी इनका आगे भी मैं नाम लिखूंगा। ये मैंने कह दिया IB1 है, ये IB2 है, IB3, IB4, IB5। और यहाँ पे जो IB1 है ये ग्रेटर देन है IB2 से। IB2 जो है वो ग्रेटर देन है IB3 से एंड सो ऑन। सबसे छोटा जो है वो है आपका IB5। उसके बाद आप अगर ध्यान आपको याद होगा या फिर आप उस वीडियो को देखेंगे जाके तो मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा था, उसमें लिखा था VCC इज इक्वल टू ICRC प्लस VCE। ठीक है, इस इक्वेशन को मैंने कह दिया, नाम दे दिया है 1। इक्वेशन 1 में इन 1 हमने क्या पुट किया था? हमने पुट किया था
IC इज इक्वल टू 0, उस कंडीशन में हमने पाया था कि VCC जो था वो VCE हो गया था। और सेम इक्वेशन 1 में हमने पुट किया था आपका VCE इज इक्वल टू 0, तो हमें मिला था IC इज इक्वल टू VCC अपॉन RC। और अगर आप इसको याद होगा आपको, तो हमने क्या किया था, हमें ये एक कोऑर्डिनेट मिला था, ये एक कोऑर्डिनेट मिला था और ये एक कोऑर्डिनेट मिला था। तो यहाँ पे आपका along द y एक्सिस आपका क्या था VCC अपॉन RC, और x एक्सिस पे कहीं आपका हमने लिख दिया था VCC या VCEQ भी मैंने लिखा था। और फिर मैंने एक लाइन यहाँ से ड्रॉ की थी, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाया, और फिर उसके बाद मैंने एक पॉइंट, ये लाइन जिस जिस कर्व को कट कर रही है उसमें से एक पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया था और उसको मैंने नाम दे दिया था, क्या नाम दिया था, इसको मैंने नाम दे दिया था Q पॉइंट, इसको मैंने नाम दे दिया था Q पॉइंट। और ये जो लाइन है, इसी लाइन को हम लोग लोड लाइन या डीसी लोड लाइन भी कहते हैं। और इसका स्लोप भी मैंने आपको बताया था, वहां पे स्लोप भी बताया था जो कि था -1 अपॉन RC। और इसके साथ ही साथ ये जो पॉइंट Q पॉइंट है, इसके बारे में मैंने बताया था कि इसकी वैल्यू जो होती है वो डिपेंड करती है RC पे, साथ ही साथ इसकी वैल्यू डिपेंड करती है टेम्परेचर पे और प्रोसेस पैरामीटर किसी भी बीजेटी का क्या होता है, लेंथ होता है, आपके डोपिंग कंसंट्रेशंस होते हैं, जो भी मटेरियल लेयर्स हैं उनके लेंथ, विड्थ, उनकी थिकनेस होती है, ये प्रोसेस पैरामीटर होता है। डोपिंग कंसंट्रेशन प्रोसेस पैरामीटर। टेम्परेचर पे भी ये क्यू पॉइंट की जो पोजीशन है वो डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके डीसी लोड लाइन का बेसिक्स, और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है आपका क्यू पॉइंट। क्यू पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्यू पॉइंट को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम है उसका, ऑपरेटिंग पॉइंट क्यू पॉइंट, या इसको हम लोग ऑपरेटिंग पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। तो अभी जस्ट मैंने क्यू पॉइंट के बारे में बात, अब यहाँ पे हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को जा रहे हैं डिस्कस करने, वो है स्टेबलाइजेशन। ठीक है, तो क्यू पॉइंट जिसको हम लोग ऑपरेटिंग पॉइंट भी कहते हैं। स्टेबलाइजेशन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द ऑपरेटिंग पॉइंट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर चेंजेस एंड वेरिएशन इन ट्रांजिस्टर पैरामीटर। ठीक है, अब देखिए ऑपरेटिंग पॉइंट जिसको हम लोग क्यू पॉइंट भी कहते हैं, क्यू पॉइंट भी कहते हैं। स्टेबलाइजेशन जो होता है एक तरीके का प्रोसेस होता है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि हमारा क्यू पॉइंट जो है वो टेम्परेचर के साथ ना बदले, साथ ही साथ अगर हम ट्रांजिस्टर के प्रोसेस पैरामीटर को वेरी कर रहे हैं उस केस में भी हमारा क्यू पॉइंट चेंज नहीं हो। ठीक है, अब ये जो आपका स्टेबलाइजेशन है ये बेसिकली एक फैक्टर से कैलकुलेट होता है। उस फैक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी फैक्टर कहते हैं, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एस से, और इसको डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ कलेक्टर करंट विथ रिस्पेक्ट टू द लीकेज करंट एट कांस्टेंट इनपुट वोल्टेज एंड एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। अब ये जो आपका स्टेबिलिटी फैक्टर होता है ये 3 टाइप का होता है। तो कौन कौन से टाइप होते हैं, पहला जो स्टेबिलिटी फैक्टर होता है उसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं, और जो डेफिनेशन मैंने लिखी है सेम वही है, DIC अपॉन DCBO एट कांस्टेंट VBE एंड बीटा। बीटा यहाँ पे क्या है, बीटा आपका एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है, बीटा जो है आपका एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है। अब दूसरा जो टाइप होता है स्टेबिलिटी फैक्टर का उसको हम लोग कहते हैं S डैश या S प्राइम कहते हैं। इट इज इक्वल टू DIC अपॉन DVBE एट कांस्टेंट ICBO एंड बीटा। और तीसरे टाइप का जो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होता है इसको हम लोग कहते हैं S डबल प्राइम, S डबल प्राइम। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं S डबल डैश से भी, और इसका जो फार्मूला होता है DIC अपॉन D बीटा एट कांस्टेंट VBE एंड ICBO। तो ये तो आ गया आपके 3 टाइप के स्टेबिलिटी फैक्टर। इनका क्या यूज होता है, इनको कब कैलकुलेट करते हैं, ये हम आगे जब आपके टॉपिक्स को कवर करेंगे वहां पे काफी डिटेल में इसको हम बताएंगे। यहाँ पे बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि अगर मैं कहूँ S डैश या S प्राइम तो आप तुरंत समझ जाएं कि ये जो है DIC अपॉन DVBE है, S
डबल डैश या एस डबल प्राइम कहूँ तो डी आई सी अपॉन डी बीटा एट कॉन्स्टेंट वी बी एंड आई सी बी ओ है। ठीक है, देखिए स्टेबलाइजेशन पढ़ लिया हमने और फिर हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि उसको स्टेबिलिटी फैक्टर से करते हैं। लेकिन अनस्टेबलाइजेशन के बारे में मैंने क्या बताया कि टेम्परेचर और प्रोसेस पैरामीटर जो होते हैं उनकी वजह से अनस्टेबलाइजेशन होता है। ठीक है, अब जो आपका लास्ट टॉपिक है वो है आपका अनस्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया, स्टेबिलिटी फैक्टर के बारे में पढ़ लिया। अब हमें अनस्टेबलाइजेशन के बारे में जानना है क्या होता है। तो बेसिकली द चेंज इन क्यू और ऑपरेटिंग पॉइंट ड्यू टू द टेम्परेचर चेंज और चेंज इन वेरिएशन इज नोन एज द ट्रांजिस्टर्स अनस्टेबलाइजेशन। अब जो रीजन होते हैं मैंने ऑलरेडी बता दिया, दो रीजन है। पहला रीजन कौन सा है, टेम्परेचर चेंज, और दूसरा रीजन क्या है, प्रोसेस वेरिएशन या वेरिएशन चेंज। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि अगर टेम्परेचर में चेंज होता है तो ऐसा क्या होता है कि आपका ट्रांजिस्टर जो होता है वो अनस्टेबलाइज हो जाता है। उसको समझिएगा। अगर सपोज करिए आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो ये जो टेम्परेचर इंक्रीमेंट है ये क्या करता है, ये आपके लीकेज करंट जो कि आपका ICBO है इसको ये इंक्रीज कर। और आपको एक फॉर्मूला पता होगा, हम लोगों ने डिराइव किया था कॉमन इंटर कॉन्फ़िगरेशन के केस में, IC इज इक्वल टू बीटा IB प्लस बीटा प्लस 1 ICBO। तो अगर देखिए, अब आप कहेंगे कि सर IC का, तो जो आपका मैंने अभी जस्ट हम लोगों ने सॉल्व किया था तो हमने क्या पाया था कि जो भी आपका Q पॉइंट होता है, Q पॉइंट होता है, ये किसका फंक्शन होता है, ये फंक्शन होता है VCC या VCE या VCEQ और IC का। तो इनमें से कोई भी एक वैल्यू अगर टेम्परेचर के साथ चेंज होगा तो आपका क्या होगा, अगर सपोज करिए आपका IC ही चेंज हो रहा है, IC जो है ये चेंज हो रहा है, तो ये क्या करेगा, ये Q पॉइंट को भी क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो हमने क्या कहा, टेम्परेचर अगर बढ़ाया तो उसकी वजह से आपका लीकेज करंट बट ऑब्वियस है कि बढ़ेगा। अब ये जो लीकेज करंट की इंक्रीमेंट क्या करेगा, आपके IC को चेंज करेगा। और ये जो IC चेंज होगा ये किसको चेंज करेगा, तो ये चेंज करेगा हमारे Q पॉइंट या ऑपरेटिंग पॉइंट को। ठीक है, दूसरा है चेंज इन बीटा। चेंज इन बीटा किसके कब होता है, जब आपके प्रोसेस वेरिएशंस होते हैं। चेंज इन बीटा इज ड्यू टू प्रोसेस वेरिएशन। ओके, तो अगर फिर आप इसी फॉर्मूले को देख लीजिए, ये जो फॉर्मूला भी हमने लिखा है तो हम इसको फिर से एक बार रीराइट कर लेते हैं। IC इज इक्वल टू बीटा IB प्लस बीटा प्लस 1 ICBO। अब देखिए, अगर आपका बीटा चेंज होता है, यहाँ पे भी बीटा, यहाँ पे भी बीटा, तो क्या करेगा, ये IC को चेंज करेगा। और अगर आपका IC चेंज हो रहा तो ये किसको चेंज करेगा, Q पॉइंट को चेंज करेगा, Q पॉइंट या ऑपरेटिंग पॉइंट को। ठीक है, क्यों चेंज करेगा, क्योंकि Q पॉइंट जो है फंक्शन ऑफ है VCE या VCC या VCEQ और IC या ICQ का। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका अनस्टेबलाइजेशन। और उसके क्या रीज़न है, दो रीज़न होते हैं, टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर चेंज होगा तो क्या आपका चेंज होगा जिसकी वजह से आपका ट्रांजिस्टर अनस्टेबलाइज हो जाएगा, ये बात हो गई। अगर प्रोसेस चेंज हो रहा है तो कौन सा पैरामीटर चेंज होगा, उसकी वजह से ट्रांजिस्टर अनस्टेबलाइज होगा, हमने उसके बारे में बात कर लिया है। देखिए, अब मुझे लगता है कि मैंने सारे बेसिक टर्मिनोलॉजी जो कवर कर लिए। अगर एक दो मैनुअल मिस्टेक से एक दो टॉपिक छूट गया है तो जब हम उसको कवर कर रहे होंगे तो वहां पे आपको काफी डिटेल में समझा देंगे। ओके, तो आज के बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ये जो स्लाइड है इसको हम लोग अपलोड कर देंगे। आपको अगर इस स्लाइड को चाहिए, जो भी लिखा हुआ है स्लाइड पे उसके लिए, ताकि आपके फ्यूचर रेफरेंस में काम आए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहां से इस स्लाइड को आप लोग डाउनलोड कर सकते। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल साइंस विद अस, और अपने दोस्तों के बीच में भी इस चैनल को शेयर जरूर करिए।